हेलो एवरीवन, एसडी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वीडियो का टॉपिक है बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक रोशनी का चैप्टर नंबर 2 सेकेंड हैंड, जो कि मलयालम ज़बान की कहानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाली हूँ। पूरा कंप्लीट ये लेसन बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो चैप्टर है सेकेंड हैंड, चैप्टर नंबर 2, ये मलयालम ज़बान की एक कहानी है। मलयालम ज़बान जो कि केरल में बोली जाती है। ये कहानी जो लिखी है वो किसने? मलयालम अफसाना निगार है वक्कम मोहम्मद बशीर की ये अफसाना या कहानी है, जिसको उर्दू में तर्जुमा करके आपके निसाब में शामिल किया गया है। इसको तर्जुमा किसने किया है? जिलानी बानो ने, जो कि उर्दू की एक अदीबा है। इस अफसाने में सेकेंड हैंड में जो अहम किरदार हैं या मरकजी किरदार हैं वो है गोपीनाथ और शारदा। ये दो इसमें अहम किरदार हैं। इसमें गोपीनाथ जो है वो इस अफसाने का, इस कहानी का मरकजी किरदार है, यानी कि पूरी कहानी जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे खत्म होती है। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस कहानी का नाम है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड हम लोग किस चीज को बोलते हैं? कोई भी जो यूज्ड सामान होता है या इस्तेमाल किया हुआ सामान होता है उसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड। तो इस कहानी का नाम सेकेंड हैंड क्यों रखा गया है, वो आइए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इस कहानी का नाम सेकेंड हैंड क्यों रखा गया है। तो इसका खुलासा देखते हैं। निसाब में शामिल अफसाना सेकेंड हैंड मलयालम जबान का है। इसके अफसाना निगार वक्कम मोहम्मद बशीर है। उर्दू की मशहूर अदीबा जिलानी बानो ने इसे उर्दू में तर्जुमा किया है। इस अफसाने में औरतों की समाजी हैसियत पर रोशनी डाली गई है कि औरतों को इस समाज में क्या है अहमियत हासिल है, कि किस तरह औरत को खिलौने की तरह इस्तेमाल करके जब दिल भर जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये छोटा सा तारुफ था। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी ऐसे शुरू होती है। गोपीनाथ नाम का एक नौजवान गैर शादीशुदा सहाफी मतलब जर्नलिस्ट है, जो एक छोटा सा अखबार चलाता है। इस अखबार में मदीरा और मुलाजिम सब कुछ वही है, यानी कि मालिक भी वही है और मुलाजिम भी वही है, वही अखबार को चलाता है। सब कुछ वही है। इस दुनिया में वो खुद भी अकेला है, वालिदैन गुजर चुके हैं, एक छोटे से मकान में रहता है। उसी दौरान बारिश की एक तूफानी रात में शारदा नाम की एक औरत उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है, जो बारिश से भीग चुकी है। गोपीनाथ इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उस औरत को अंदर बुला लेता है, बदलने के लिए कपड़े देता है और अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाता है। रात को दूसरे कमरे में सोने के लिए शारदा को जगा दे देता है। सुबह सवेरे बेदार होने के बाद गोपीनाथ शारदा की खैरियत और तफसीलात दरियाफ्त करता है। शारदा ने उसे बताया कि दुनिया में उसका कोई नहीं है और ना ही उसका कोई घर है। गोपीनाथ के दिल में शारदा के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। वो उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन शारदा गोपीनाथ की आला इंसानी खूबियों और शराफत से मुतासिर होकर अपने बारे में मजीद तफसील बयान करती है कि वो एक बच्चे की माँ है और गैर शादीशुदा भी है। एक बदकमाश शायर ने शादी का झांसा देकर उसका सब कुछ लूट लिया और जब एक बच्चा हो गया तो उससे दूध की मक्खी की तरह घर से निकाल दिया। ये सब सुनने के बाद गोपीनाथ ने शारदा का हाथ थामने का फैसला किया, लेकिन शारदा को मर्द-जात से ही इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन गोपीनाथ की शराफत से मुतासिर होकर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर तो लूंगी, लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। इसके बावजूद गोपीनाथ ने मंदिर में जाकर उससे शादी कर लिया और शारदा इसकी बीवी बनकर रहने लगी। लेकिन गोपीनाथ को अज़दवाजी जिंदगी से जो सुकून मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल सका। फिर भी वो सब्र शुक्र के साथ इन तमाम सूरत हाल को झेल लेता है। यानी कि कहानी गोपीनाथ और शारदा दो लोगों पर है। गोपीनाथ एक जर्नलिस्ट है जो कि अपना अखबार छोटा सा निकालता है, जहाँ पे वो मालिक से लेकर के मुलाजिम तक का सारा काम जो है वो वही देखता है। एक बरसात की एक बहुत तूफानी रात में उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, शारदा नाम की,
जिसको वो अपने घर में पनाह देता है। उसकी आप बीती सुन करके कि एक शायर ने उसके साथ मोहब्बत का नाटक किया और उसके बाद उसको माँ बना करके छोड़ दिया, उससे शादी नहीं की, जिसकी वजह से शारदा जो है वो दर दर भटक रही थी। गोपीनाथ को जब उसकी दुख भरी कहानी का पता चलता है तो वो उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन शारदा के मन में मर्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है नफरत हो जाती है, वो किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब उस किसी को प्यार में या किसी को ज़िंदगी में एक बार किसी से धोखा मिलता है तो शायद दूसरी बार किसी पर एतबार करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह शारदा के साथ भी हुआ और वो गोपीनाथ पर भी, हर मर्द से उसको नफरत हो गई। वो गोपीनाथ को भी दिल से तस्लीम जो है वो नहीं कर पा रही थी। इसी तरह उनके रिश्ते में काफ़ी अनबन होती है। वो काफ़ी बातें वो सुनाती है क्योंकि रह रह के उसको अपना माजी याद आता है। वो पूरी तरह से गोपीनाथ को जो है वो एक्सेप्ट अपना नहीं पा रही थी। पूरी कहानी में आपको यही दिखाया गया है कि गोपीनाथ को एक अच्छे इंसान के रूप में, एक किरदार के रूप में पेश किया गया है और शारदा को सेकेंड हैंड इस कहानी का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो शारदा थी वो खुद को सेकेंड हैंड मानने लगी थी कि मुझे किसी ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया था तो इसने मुझे हमदर्दी के लिए अपनाया है, मुझे कहीं ये सेकेंड हैंड तो नहीं समझता है, तो इसलिए इस कहानी का नाम सेकेंड हैंड रखा गया है। 2-3 पॉइंट है वो आप अच्छे से याद रखिए कि इसके अफसाना निगार कौन है, इसका तर्जुमा किसने किया है और इसमें अहम किरदार कौन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर यही पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला है अफसाना सेकेंड हैंड किस जबान में है, जवाब है मलयालम जबान में। दूसरा सवाल है अफसाना सेकेंड हैंड किसने लिखा है, जवाब है वयक्कम मोहम्मद बशीर ने। तीसरा सवाल है अफसाना सेकेंड हैंड का मलयालम जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है, जवाब है जिलानी बानो ने। चौथा सवाल है शारदा किस अफसाने का किरदार है, जवाब है सेकेंड हैंड। पांचवा सवाल है अफसाना सेकेंड हैंड में अखबार के मालिक का क्या नाम है, जवाब है गोपीनाथ। अगला सवाल है अफसाना सेकेंड हैंड में सेकेंड हैंड कौन है, जवाब है शारदा। अगला सवाल है अफसाना सेकेंड हैंड में शारदा को धोखा किसने दिया था, जवाब है शायर ने। वो एक शायर से मोहब्बत करती थी जिसने उसको प्यार में धोखा दिया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सवाल है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है गोपीनाथ की शख्सियत के बारे में 5 जुमले लिखिए, या गोपीनाथ के किरदार पर रोशनी डालिए, या गोपीनाथ के किरदार में इंसानी हमदर्दी का पहलू तलाश कीजिए, या अफसाने का मरकजी किरदार है उसके बारे में लिखिए। कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछता है गोपीनाथ के बारे में तो आप गोपीनाथ का जो हिस्सा है कहानी में आप वो लिख दीजिएगा, तो जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे आंसर। हमारे निसाब में शामिल मलयालम अफसाना सेकेंड हैंड में गोपीनाथ एक मरकजी किरदार है। पूरी कहानी गोपीनाथ के इर्द गिर्द घूमती है। गोपीनाथ पेशे से एक सहाफी है यानी जर्नलिस्ट। गोपीनाथ इस कहानी का एक मिसाली किरदार है जो अपनी हरकत और सनात से शराफत और आला इंसानी कदरों का नमूना पेश करता है, यानी कि बहुत ही शरीफ और बहुत ही आला कदर वाला इंसान है। बरसात की तूफानी रात में एक तन्हा औरत उसके घर में आती है। इसके साथ इंतहाई अखलाक और शराफत से पेश आता है। वो उस औरत के साथ कोई भी गलत काम नहीं करता है बल्कि आला ज़र्फी का सबूत देते हुए उसको न सिर्फ रात में पनाह देता है बल्कि शारदा से जब उसकी तफसीली गुफ्तगू होती है तो उसकी तारीख माजी की तफसील सुनकर हमदर्दी का नमूना पेश करता है। तारीख माजी यानी कि उसका जो जिंदगी का जो काला सच था, जो उसका ये था पास्ट था, उसकी तफसील सुनकर हमदर्दी का नमूना पेश करते हुए उसे अपने शरीके हयात बनाने को तैयार हो गया और शादी के बाद भी शारदा की तमाम बदसलूकियों के बावजूद वो जिंदगी को सब्र और शुक्र के साथ निभाया जा रहा था। अफसाना निगार वयक्कम मोहम्मद बशीर ने इस अफसाने में गोपीनाथ के किरदार को पेश करके ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान के मुआशरती निज़ाम में अगरचे औरतों का वजूद एक खिलौने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सभी मर्द जालिम नहीं होते हैं, यानी मर्दों में भी ऐसे शरीफ लोग मौजूद हैं जो औरतों की बददिमागी को झेलते हुए उसकी कदरदानी करते हैं और ज़बान पर हुर्फ शिकायत भी नहीं लाते।
गोपीनाथ का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। यानी कि इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपीनाथ कितना ज्यादा एक शरीफ आदमी था, जो कि एक बेसहारा औरत को सहारा भी देता है रात में, और आगे जाकर के उसकी जो दुख भरी कहानी है वो सुनने के बाद उससे शादी करने का भी फैसला करता है। और अकेली औरत होने के बावजूद वो भी अपने घर में अकेला रहता है, लेकिन उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता है। तो ये उसकी एक किरदार की एक आला ज़र्फी थी, एक उसकी शराफत का ये नमूना था। तो इस तरह से इसमें गोपीनाथ को पेश किया गया है। और शादी के बाद भी शारदा जो है वो बहुत उससे बदसलूकी से पेश आती है। वो अपने जो माजी था उससे निकल नहीं पाती है, जिसका गुस्सा वो गोपीनाथ पे निकालती है। इसके बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिली और सब्र शुक्र से उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। अगला सवाल आ सकता है, ज़ेर निसाब कहानी सेकेंड हैंड में समाज के किस मसले पर रोशनी डाली गई है? जवाब है, ज़ेर निसाब कहानी सेकेंड हैंड में समाज के मजलूम तबका औरत के मसाइल पर रोशनी डाली गई है। हमारे मुल्क में जहां एक तरफ औरत को देवी की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस औरत को समाज में खिलौना समझा जाता है और उसे अपने नफ्सियाती हवस की तकमील के लिए औरतों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इस कहानी में शारदा इसी की मिसाल है। उसे शायर पहले अपने प्यार में फंसाता है, फिर इस्तेमाल करके छोड़ देता है। यानी कि इस कहानी में एक औरत की जो हैसियत है समाज में, उसको उजागर करने की कोशिश की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि औरत को किस तरह से इस्तेमाल करके उसको सेकेंड हैंड बना करके छोड़ देते हैं। अगला सवाल है, ज़ेर निसाब अफसाना सेकेंड हैंड किस जबान से तर्जुमा है और इसके अफसाना निगार कौन है और तर्जुमा किसने किया है? जवाब है, ज़ेर निसाब अफसाना सेकेंड हैंड मलयालम जबान से तर्जुमा है, मलयालम जबान से है, इसका तर्जुमा है। इसके अफसाना निगार मलयालम जबान के मशहूर अफसाना निगार वयक्कम मोहम्मद बशीर हैं और मशहूर उर्दू अफसाना निगार जिलानी बानो ने मलयालम से उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि आपसे इसका खुलासा पूछ सकते हैं, तो वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि इस कहानी का क्या खुलासा है। तो वो भी आप अगर आपके एग्जाम्स में आ जाए तो आप लिख सकते हैं। खुलासा ही अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो गोपीनाथ के बारे में पूछा जाए चाहे शारदा के बारे में पूछा जाए, आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये एक कहानी की तरह है, तो इसको समझने में और पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक औरत के ऊपर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।